हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मीनाक्षी और स्वागत है आप सभी का टीचर्स अड्डा के शानदार प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट पेपर 2 कॉमर्स के लिए कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। जो हमने कल लास्ट की हमारी वीडियो में हमने कैपिटल स्ट्रक्चर का मीनिंग और उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स को स्टडी किया था। आज हम उसी से रिलेटेड कैपिटल स्ट्रक्चर की जो थ्योरीज है उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, फटाफट आइए लाइव और करते हैं हम अपने इस अमेजिंग सेशन को स्टार्ट। क्योंकि ये सेशन आज हमारा अमेजिंग क्यों होने वाला है, क्योंकि जो हमारी कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरीज हैं उससे हमारे नेट के एग्ज़ाम में बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मोस्टली हर बार जो हमारी कैपिटल स्ट्रक्चर है उससे हर बार हमारे यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और आपको सिर्फ क्या करना है, आपको एक्टिव रह के, अपने माइंड को एक्टिव रह के क्या करना है, आपको सुनना है और 5 मिनट 10 मिनट अपनी बुक्स से सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को पढ़ना है। और फिर आप बिल्कुल इस वीडियो के एंड तक समझ जाएंगे कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज हैं क्या, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज क्या है, क्या कहती हैं ये थ्योरीज, और इनसे रिलेटेड जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस है वो किस तरह से पूछे जाते हैं और आप उन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए एबल रहोगे। तो आइए स्टूडेंट्स, फटाफट स्टार्ट करते हैं हमारे इस आज के अमेजिंग सेशन को। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज। व्हाट इज़ कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज? हमने जैसे कल की क्लास में डिस्कस किया था कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स मिक्सअप ऑफ डेट एंड इक्विटी, कि हमारी कैपिटल में से कितना पोर्शन हम डेट यूज़ करने वाले हैं और कितना पोर्शन हम इक्विटी का यूज़ करने वाले हैं, ये मिक्सचर डिसाइड करना ही हमारा क्या कहलाता है, कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें हम कोई भी कंपनी ये डिसाइड करते कि वो कंपनी अपनी कैपिटल का कितना पार्ट अपने खुद के फंड्स लगाएगी और कितना पार्ट वो बाहर से थर्ड पार्टी से, जैसे कि बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, डिबेंचर्स है, उनको इशू करके मार्केट से पैसा उठाने वाली है। उसे ही हम क्या कहते हैं, डेट फंड्स। और बोरोड फंड्स, डेट फंड्स या फिर बोरोड फंड्स, ऐसे ही हमारे खुद के कुछ ऑन फंड्स होते हैं कंपनी के। ऑन फंड्स मीन्स जैसे कि कंपनी के इक्विटी शेयर्स को मार्केट में इशू करके लोगों से क्या करते हैं, जनरल पब्लिक से पैसा कलेक्ट करती है, वो होती है आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल, जिसे कंपनी अपने लाइफ टाइम क्या कर सकती है, यूज कर सकती है। जी हाँ, ऐसी कैपिटल जिसे कंपनी अपने पूरे लाइफ टाइम, चाहे कंपनी 10 साल वर्किंग है, 50 ईयर्स है या 100 ईयर्स है, लाइफ टाइम जब तक कंपनी वो बंद नहीं हो जाती है तब तक कंपनी इक्विटी शेयर कैपिटल को यूज़ कर सकती है। उसे अपनी पूरी लाइफ टाइम में जो कैपिटल है उसको रिटर्न नहीं करना होता, और ना ही कंपनी के ऊपर ऐसा कोई बाउंडेशन होता है कि हर साल इक्विटी शेयर होल्डर को आपको रिटर्न देना ही देना है। तो इसीलिए जो हमारी इक्विटी शेयर्स हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल है, वो हमारे लिए क्या होती है, बिल्कुल बर्डन फ्री, रिस्क फ्री होती है, कॉस्टली। लेकिन ये हमारी रिस्क फ्री होने के साथ साथ क्या होती है, ये हमारी कॉस्टली पड़ती है। क्या पड़ती है हमें, कॉस्टली। कॉस्टली क्योंकि जो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कंपनी के रिगार्डिंग, कि कंपनी की, जो कि जब अगर कोई पर्सन, मैं भी मान लो अगर मैं किसी कंपनी की शेयर होल्डर हूँ, तो मेरी ये एक्सपेक्टेशन रहेगी, जब मैंने अपने कोई फंड्स उस कंपनी में लगा रखे हैं तो मेरी ये एक्सपेक्टेशन रहेगी कि मुझे उस कंपनी से हर साल रिटर्न्स मिलते रहे, इनकम मिलती रहे। तो ये उनकी ये एक्सपेक्टेशन ही कंपनी को क्या पड़ती है, कॉस्टली पड़ती है, क्योंकि कंपनी को उनकी एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरना होता है। क्योंकि अगर कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशंस पर खरा नहीं उतरेंगे तो इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या है, अपने शेयर्स को, तो एक कंपनी क्या है, इक्विटी शेयर्स को मार्केट में इशू नहीं कर पाएगी। और इक्विटी शेयर्स अगर कंपनी मार्केट में इशू नहीं करेगी तो कंपनी को लाइफ टाइम के लिए पैसा नहीं मिलेगा, कंपनी को लाइफ टाइम के लिए पैसा नहीं मिल पाएगा। इसलिए कंपनी को इक्विटी शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना पड़ता है। लेकिन ऐसा कहीं बाउंड नहीं है, कंपनी के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती। हाँ, कंपनी की एक ये लायबिलिटी है कि उसे जो उसके इक्विटी शेयर होल्डर्स है उनकी क्या करनी होती है, जो भी उसकी एक्सपेक्टेशंस है उनको फुलफिल करना होता है। तो इस वजह से जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो हमारी कंपनी के लिए क्या रहती है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली। क्या होती है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली। लेकिन ये रिस्की
कम होती है। रिस्की कम कैसे होती है? क्योंकि इसको कंपनी के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं होती कि उसे हर साल अपने शेयर होल्डर को रिटर्न देना ही देना है। अगर किसी साल कंपनी के जो प्रॉफिट्स है वो कम हुए हैं या फिर कंपनी को कभी बाय चांस लॉस भी हुआ है तो उन टाइम पे इक्विटी शेयर होल्डर को वो कुछ भी रिटर्न नहीं दे सकती। कंपनी के ऊपर ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि उसे हर साल इक्विटी शेयर होल्डर को रिटर्न या डिविडेंड देना ही देना पड़ेगा, कोई बाउंडेशन। या और सबसे मेन बेनिफिट कि कंपनी जो इक्विटी शेयर्स को इशू करके कंपनी पास जो भी पैसा आता वो पैसा कंपनी अपने पूरे लाइफ टाइम यूज़ कर सकते हैं, उसे अपनी लाइफ टाइम में उसको वापस करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अब कंपनी के पास प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, उसे तो मैक्सिमम कंपनी 20 ईयर्स तक ही यूज़ कर सकते हैं। यानी कि अगर किसी कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर्स को क्या किया है, इशू किया है और प्रेफरेंस शेयर को इशू करके कैपिटल जनरेट की हुई है तो उस कैपिटल को कंपनी मैक्सिमम 20 ईयर्स तक ही क्या कर सकती है, यूज़ कर सकती है। 20 ईयर्स के बाद उसको उनकी क्या करनी होगी, रिडम्पशन करनी होगी और फिर वो दोबारा फ्रेश शेयर्स उसको इशू करने होंगे। ऐसे ही डिबेंचर्स है, डिबेंचर्स भी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होते हैं कि कंपनी को एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक ही वो उनको इशू कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ एक इक्विटी शेयर कैपिटल ही ऐसा सोर्स ऑफ फंड है जिसे कंपनी पूरे लाइफ टाइम क्या कर सकती है, यूज़ कर सकती है और उसे अपने लाइफ टाइम में उसको रिटर्न करने की कोई नीड नहीं होती। यानी कि जब कंपनी बंद होगी, जब कंपनी क्या हो रही है, ख़त्म हो रही है, लिक्विडेट हो रही है, अपना समापन कर रही है, सिर्फ उस टाइम पे कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर को उनकी कैपिटल रिटर्न करती है। इसलिए जब हमारी ये इक्विटी कैपिटल इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और डेट जो हम थर्ड पार्टी से बोरो करते हैं तो इन दोनों का मिक्सचर डिसाइड करना ही कि हमारी कैपिटल में से कितना पोर्शन हमारा डेट का रहेगा और कितना पोर्शन हमारा इक्विटी का रहेगा, ये डिसाइड करना ही आपका क्या कहलाता है, कैपिटल स्ट्रक्चर। क्या कहलाता है ये हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर। तो अब हम इसी से रिलेटेड हमारे पास क्या कुछ थ्योरीज हैं, कुछ अजम्पशंस हैं। क्या है? कुछ थ्योरीज है जो ये बताती हैं बेसिकली हमारी जो कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज है वो किस बारे में बात करती है। लेट अस डिस्कस देम। ये क्या बताती हैं? एक्सप्लेन द रिलेशनशिप। क्या बताती हैं? ये रिलेशनशिप बताती हैं। किसका रिलेशनशिप? बिटवीन कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म। कि हमारी जो कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज हैं वो क्या करती है, हमें रिलेशनशिप बताते हैं। रिलेशनशिप किसका? कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन और मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म। अब कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन क्या है? मिक्सअप ऑफ डेट एंड इक्विटी। मिक्सअप ऑफ डेट एंड इक्विटी की डेट कितना है और इक्विटी कितना है। कि अगर हम अपने कैपिटल में डेट कैपिटल को ज़्यादा रखते हैं, इक्विटी को कम रखते हैं तो उसका हमारी मार्केट वैल्यू पे क्या असर पड़ेगा, हमारे शेयर्स की जो मार्केट वैल्यू है वो कितनी होगी अगर हम डेट ज़्यादा यूज़ करते हैं और अगर हम इक्विटी ज़्यादा यूज़ करते हैं तो हमारी मार्केट वैल्यू के ऊपर क्या इफेक्ट रहेगा। इस चीज़ का रिलेशन कौन बताती है हमें? हमारी कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरीज क्या बताती हैं कि अगर हम ज़्यादा डेट यूज़ करें तो उस कंपनी की जो शेयर्स की मार्केट वैल्यू है वो कितनी रहेगी और अगर हम इक्विटी ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उस कंपनी की जो शेयर्स की मार्केट वैल्यू है वो कितनी रहेगी। ये चीज़ ही हमें कौन बताएंगी? हमारी कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरीज। देयर आर कन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस। क्या है? कन्फ्लिक्टिंग, एक दूसरे का विरोध करने वाली। रिगार्डिंग वेदर और नॉट द कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन अफेक्ट द वैल्यू ऑफ द फर्म और शेयर होल्डर्स वेल्थ। क्या है कि हमारी कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन की जो थ्योरीज हैं उन थ्योरीज में क्या है? कन्फ्लिक्टिंग ओपिनियन है। कन्फ्लिक्ट यानी कि डिफरेंट ऑथर्स ने डिफरेंट टाइम पे क्या दिए हैं, अपनी अपनी परसेप्शंस दी हैं, थ्योरीज दी हैं। अब कुछ जो ऑथर्स हैं वो उनका क्या मानना है कि कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस क्या है? रेलिवेंट है। रेलिवेंट मीन्स कि वो डेट और इक्विटी का मिक्स हमारी वैल्यू ऑफ द फर्म को क्या करता है? अफेक्ट करता है। कि अगर हम अपने डेट और इक्विटी को अच्छे से यूज़ करें, उसका जो मिक्सअप है उसको अच्छे से यूज़ करें तो उसका हमारी जो वैल्यू ऑफ द फर्म है उसके ऊपर क्या पड़ता है? पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। कि हमारी वैल्यू ऑफ द फर्म क्या हो जाती है? इंक्रीज। और हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो क्या हो जाती है? कम। लेकिन कुछ ऑथर्स ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि चाहे हम अपनी डेट और इक्विटी, चाहे आप जो मर्जी यूज़ करो, चाहे आप ज़्यादा डेट यूज़ करो, चाहे आप ज़्यादा इक्विटी यूज़ करो,
कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि कंपनी की जो कैपिटल है, कंपनी की जो वैल्यू है, जो कंपनी की शेयर होल्डर्स की जो वेल्थ है, कंपनी की जो मार्केट वैल्यू है, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। वो क्या रहती है, कांस्टेंट ही रहती है। चाहे आप ज़्यादा डेट यूज़ करो तो भी ओवरऑल तो भी आपकी वैल्यू ऑफ द फर्म है सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। चाहे आप इक्विटी ज़्यादा यूज़ करो तो भी आपकी जो वैल्यू ऑफ द फर्म है वो क्या रहेगी, सेम। यानी कि कुछ ऑथर तो कहते हैं कि ये अफेक्ट करती है, कि हमारी वैल्यू ऑफ द फर्म इससे क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। और कुछ ऑथर्स का मानना है कि डेट और इक्विटी के मिक्स का हमारी वैल्यू ऑफ द फर्म के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता। तो आज हम उन्हीं ही थ्योरीज को डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से ऑथर्स ने क्या क्या थ्योरीज हमें दी हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं। देयर इज अ व्यू पॉइंट दैट स्ट्रांगली सपोर्ट्स द क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन एंड द वैल्यू ऑफ फर्म। कि यहाँ पर कुछ व्यू पॉइंट ऐसे भी हैं जो ये बताते हैं कि हमारी वैल्यू ऑफ फर्म और कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन में क्या है, क्लोज रिलेशनशिप। क्लोज मीन्स वो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। और देयर इज एन इक्वली स्ट्रांग बॉडी, सेम उतने ही ऑथर्स ऐसे भी हैं जो क्या ओपिनियन रखते हैं, विच बिलीव्स दैट कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन हैज़ नो इम्पैक्ट। कि कुछ लोगों का, कुछ ऑथर्स का ये भी मानना है कि हमारे जो कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन है उनका हमारी वैल्यू ऑफ द फर्म के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो हमारे पास बेसिकली ये 4 थ्योरीज है कैपिटल स्ट्रक्चर की। हमारे पास बेसिकली क्या है, 4 थ्योरीज हैं। फर्स्ट है नेट इनकम अप्रोच, सेकंड है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, थर्ड है ट्रेडिशनल अप्रोच और फोर्थ है हमारी MM अप्रोच। बेसिकली हमारी कैपिटल स्ट्रक्चर की 4 थ्योरीज है। कितनी थ्योरीज है, 4। फर्स्ट है नेट इनकम, सेकंड है नेट ऑपरेटिंग इनकम, थर्ड है हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच एंड फोर्थ है हमारी MM अप्रोच। अब हम इन्हीं थ्योरीज को डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सी थ्योरीज क्या कहती है। आइए स्टूडेंट्स फटाफट डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं नेट इनकम अप्रोच। नेट इनकम अप्रोच, ये अप्रोच क्या कहती है। सबसे पहले तो आप यही जानिए कि ये थ्योरीज हमें किसने दी थी, डुरांड ने। किसने दी थी, डुरांड एक हमारा ऑथर था जिसने इस थ्योरी को प्रोपाउंड किया है, ये सजेस्ट किया है। किसने किया है, डुरांड ने। कई बार हमारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं जनरली कि जो नेट इनकम अप्रोच है उसको किसने प्रोपाउंड किया था, किसने किया था, डुरांड ने। राइट स्टूडेंट्स, तो अब हम पढ़ते हैं कि ये थ्योरी बेसिकली हमें क्या कहती है। कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन इज रेलिवेंट। सबसे मेन जो नेट इनकम अप्रोच है वो क्या कहती है कि जो हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर का डिसीजन है वो क्या है, रेलिवेंट है। किसके लिए, फॉर द वैल्यूएशन ऑफ द फर्म। कि फर्म की अगर हम वैल्यू करते हैं तो उसके लिए हमारा जो कैपिटल स्ट्रक्चर का डिसीजन है वो क्या है, रेलिवेंट है। क्या है वो, रेलिवेंट है। क्या कहती है ये थ्योरी, अ चेंज इन फाइनेंशियल लिवरेज विल लीड टू अ कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन द वैल्यू ऑफ द फर्म। कि अगर हम अपने फाइनेंशियल लिवरेज में, फाइनेंशियल लिवरेज मीन्स डेट इक्विटी मिक्स, फाइनेंशियल लिवरेज मीन्स डेट इक्विटी मिक्स, कि हमारा जो डेट और इक्विटी का मिक्स है उसे ही हम क्या कहते हैं, फाइनेंशियल लिवरेज। की अगर हम अपने फाइनेंशियल लिवरेज में क्या करते हैं, चेंज करते हैं। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं, अपने फाइनेंशियल लिवरेज में चेंज करते हैं तो उससे हमारी जो चेंज किससे आता है, हमारी वैल्यू ऑफ द फर्म में भी चेंज आएगा और एज वेल एज द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। नेट इनकम अप्रोच बेसिकली हमारी क्या कहती है, ये थ्योरी हमारी कहती है कि ये जो नेट इनकम अप्रोच है वो हमारी क्या है, रेलिवेंट थ्योरी है। किसकी, कि अगर हम अपने कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन में हमें जो ये डिसाइड करना है कि हमें अपनी कैपिटल का कितना पोर्शन डेट यूज़ करना और कितना पोर्शन हमें इक्विटी का यूज़ करना है, अगर हम इसमें क्या करें, चेंज करें। मान लो अगर आज हम क्या करते हैं, डेट क्या है 40% यूज़ करते हैं और इक्विटी हम 60% यूज़ करें। अभी एट प्रेजेंट क्या है, हम 40 और 60 की रेशो लेके चल रहे हैं। यह है हमारा डेट और यह है हमारा इक्विटी। तो अगर हम इसमें क्या करते हैं, चेंज करते हैं, यानी कि 50-50, या फिर इसमें क्या करते हैं 60-40, 70-30, यानी कि अगर हम
अपने डेट और इक्विटी का जो मिक्स है, एट प्रेजेंट हम मान के चल रहे हैं कि हमारा कितना मिक्स है, 40 और 60 का। कल को अगर हम इसमें क्या करते हैं, चेंज करते हैं, यानी कि डेट को हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, डेट को हम क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, और इक्विटी को हम क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो उससे डेट को बढ़ाने से और इक्विटी को कम करने से जो हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो क्या हो जाती है, हमारी कम। जो हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो क्या हो जाती है, हमारी कम। और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के कम होने से हमारी जो मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म है वो क्या होगी, इंक्रीज। मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म क्या हो जाएगी, इंक्रीज। कि अगर आप अपने डेट और इक्विटी का जो मिक्स है उसको क्या करते हो, चेंज करते हो, उसको क्या करते हो, चेंज करते हो, यानी कि डेट को आप बढ़ाते हो और इक्विटी को आप कम करते हो, तो उससे आपकी वैल्यू ऑफ द फर्म क्या होगी, इंक्रीज होगी। वैल्यू ऑफ द फर्म क्या होगी, इंक्रीज। और आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो क्या हो जाएगी, कम। ये कौन सी थ्योरी कहती है, हमारी नेट इनकम अप्रोच। और क्या कहा है इसमें, अ फर्म कैन मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द फर्म एज वेल एज the market price of its equity shares by using debt financing to the maximum possible extent। कि हम जितना ज़्यादा डेट यूज़ करेंगे इक्विटी के कंपैरेटिवली, तो कंपनी अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को क्या कर सकती है, मिनिमाइज। कब, अगर हम क्या कर सकते हैं, यूजिंग डेट फाइनेंसिंग टू दी मैक्सिमम। कि अगर हम डेट को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा, जो हमारी वैल्यू ऑफ द फर्म है वो क्या होगी, बढ़ेगी। वैल्यू ऑफ द फर्म क्या होगी, बढ़ेगी। और जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो क्या होगी, मिनिमाइज। क्या होगी वो, मिनिमाइज। मेनली जो हमारी नेट इनकम अप्रोच है वो क्या कहती है, कि हमने अब ये तो समझ लिया कि ये क्या कह रही है, ये कह रही है कि अगर हम अपने डेट के पोर्शन को कैपिटल स्ट्रक्चर में बढ़ाते हैं तो उससे वैल्यू ऑफ द फर्म हमारी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और जो हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो क्या हो जाएगी, हमारी कम। मेन इसका जो रीज़न है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, कि ये थ्योरी ऐसा क्यों कहती है कि अगर हम ज़्यादा डेट यूज़ करेंगे तो हमारी वैल्यू ऑफ द फर्म बढ़ेगी कैसे, इसके पीछे लॉजिक क्या है वो और अगर हम और हमारी जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो डाउन हो जाती है, किस रीज़न की वजह से हमारी जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कम होती है और वैल्यू ऑफ द फर्म बढ़ती है, अगर हम ज़्यादा डेट को यूज़ करते हैं। तो ये थ्योरी क्या मान के चलती है कि मेन कंटेंशन ऑफ इन फेवर ऑफ नेट इनकम अप्रोच इज दैट an increase in the proportion of debt financing in capital structure results in an increase in the proportion of a cheaper source of finance. This in turn results in the decrease in the overall cost of capital leading to an increase in the value of the firm। कि मेन ये क्या मान के चलती है कि अगर हम अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट को क्या करते हैं, ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो ज़्यादा यूज़ करने से हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगी, कम होगी ही होगी और हमारी वैल्यू ऑफ द फर्म बढ़ेगी। मेन रीज़न क्या है, क्योंकि जो हमारा डेट है वो क्या है, चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस। क्या है वो, चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस, यानी कि बहुत ही सस्ता है। सस्ता कंपैरेटिवली किसके, इक्विटी शेयर्स को हमें जो डिविडेंड देना होता है उसके कंपैरेटिवली। कि अगर आप डेट को ज़्यादा यूज़ करोगे, क्योंकि डेट हमारा क्या है, चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस है, कि डेट के ऊपर आपको जो इंटरेस्ट देना है वो इंटरेस्ट आपका इक्विटी शेयर होल्डर के ऊपर आपको जो क्या देना है, डिविडेंड देना, उसकी कंपैरेटिवली क्या होता है, कम होता है। यानी कि अगर आपको जो इंटरेस्ट है वो तो आप दोगे 10% की रेट से, और जो आपका डिविडेंड है वो आपका इक्विटी के ऊपर, क्योंकि कुछ भी डिसाइड नहीं होता तो कितना भी दिया जा सकता है वो, ठीक है। तो इस वजह से जो हमारा डेट है वो क्या है, चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस है। साथ ही साथ ये क्या है, टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंस है। डेट के बारे में सबसे जो मेन दो लॉजिक हैं कि इसको चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस क्यों कहा जाता है, एक तो इसके ऊपर जो इंटरेस्ट दिया जाना है वो इक्विटी शेयर होल्डर को दिए जाने वाले डिविडेंड के कंपैरेटिवली क्या होता है, कम होता है। और सेकंड क्या है, ये टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंस। टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंस यानी कि कंपनी पहले
अपने जितने भी उसके प्रॉफिट्स हैं उन प्रॉफिट में सबसे पहले क्या करती है, थर्ड पार्टी यानी कि जो डिबेंचर्स होते हैं उनको इंटरेस्ट पे करती है। उनको इंटरेस्ट पे करने के बाद जो हमारे पास अर्निंग्स बचेगी उस अर्निंग में से कंपनी क्या करती है, गवर्नमेंट को टैक्स पे करती है, जिसका बेनिफिट किसको मिलता है, हमारी कंपनी के शेयर होल्डर्स को, जिससे कंपनी की जो शेयर होल्डर की वेल्थ है वो क्या होती है, इंक्रीज। अगर हम अपने डेट को क्या करेंगे, ज़्यादा यूज़ करेंगे। क्यों करेंगे ज़्यादा यूज़, क्योंकि इसको यूज़ करने से हमें दो बेनिफिट मिलेंगे। एक तो क्या है, ये डेट के ऊपर जो हमारा इंटरेस्ट है वो कम होता है, किसके कंपैरेटिवली, इक्विटी शेयर होल्डर को दिए जाने वाले डिविडेंड के कंपैरेटिवली। सेकंड ये क्या है, टैक्स डिडक्टिबल है। उसका टैक्स डिडक्टिबल कैसे है कि पहले हमें क्या करना होता है, इंटरेस्ट हम अपने प्रॉफिट्स में से माइनस करते हैं, प्रॉफिट्स में से इंटरेस्ट माइनस करने के बाद जो हमारे पास अमाउंट बचती है उस अमाउंट के ऊपर हमें क्या करना होता है, गवर्नमेंट को टैक्स देना होता है। और इसका जो डायरेक्ट बेनिफिट है किसे मिलता है, वो हमारे शेयर होल्डर्स को मिलता है। शेयर होल्डर की जो वेल्थ है वो इससे क्या होती है, क्रिएट। जब शेयर होल्डर की वेल्थ इससे क्रिएट होगी, क्या करने से, डेट को ज़्यादा यूज़ करने से शेयर होल्डर की वेल्थ क्रिएट होगी, तो उनकी मार्केट वैल्यू हो जो है हमारी फर्म की वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज। और जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो क्या हो जाएगी, हमारी कम। तो ये थ्योरी बेसिकली इसी बात पर डिपेंड है कि जो डेट है वो हमारा क्या है, चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस है, बहुत ही सस्ता है, जिसकी वजह से अगर हम अपनी कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, डेट यूज़ करेंगे, तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट किस पर आएगा, हमारी कंपनी की वैल्यू ऑफ द फर्म पे, कि हमारी कंपनी की वैल्यू ऑफ द फर्म क्या होगी, इंक्रीज। और ओवरऑल जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो क्या हो जाएगी, डाउन। तो बेसिकली हमारी जो नेट इनकम अप्रोच है वो क्या कहती है, ये क्या है, रेलिवेंट है। किसके लिए रेलिवेंट, कि हमारी अगर हम अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में ज़्यादा से ज़्यादा डेट को यूज़ करेंगे तो उसका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या रहेगा, हमारी कंपनी की वैल्यू ऑफ द फर्म है वो क्या होगी, इंक्रीज। और जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो क्या हो जाएगी, डाउन। तो इसीलिए इस थ्योरीज को क्या कहा जाता है, दिस इज द रेलिवेंट थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस। सो अवर नेक्स्ट थ्योरी इज नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, आई होप स्टूडेंट्स आपको नेट इनकम अप्रोच थ्योरी समझ में आई होगी कि नेट इनकम अप्रोच हमारी क्या कहती है, क्या है वो, रेलिवेंट थ्योरी है। अब हम जो थ्योरी डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारी नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, ये थ्योरी भी किसने दी है, डुरांड ने ही दी है। किसने दी है, ये डुरांड ने ही दी है। लेकिन ये जो थ्योरी है ये टोटली अपोजिट है किसका, नेट इनकम अप्रोच का ही। नेट इनकम अप्रोच तो क्या कहती है कि वो क्या है, रेलिवेंट है। क्या है कि कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन हमारी वैल्यू ऑफ द फर्म के लिए क्या है, रेलिवेंट है। उसी ने दी है, सेम ऑथर की ही गिवन है ये भी। लेकिन ये थ्योरी क्या कहती है कि इररेलिवेंट है। एसेंस ऑफ दिस अप्रोच इज दैट capital structure decision of a firm is irrelevant। ये थ्योरी मेनली क्या कहती है कि हमारी नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच क्या कहती है कि ये क्या है, हमारी इररेलिवेंट है। क्या है ये, हमारी इररेलिवेंट। इररेलिवेंट मीन्स कि आपका डेट और इक्विटी का जो मिक्स है, चाहे वो आप क्या करो 40-60 यूज़ करो, चाहे आप क्या करो 50-50 यूज़ करो, चाहे आप इसको क्या करो 60-40 यूज़ करो, चाहे आप इसको 70-30 यूज़ करो, या फिर आप 80-20, मतलब आप अगर डेट को क्या कर रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो और इक्विटी को कम करते जा रहे हो। उनकी डेट को बढ़ाओ, इक्विटी को कम करो, या इक्विटी को बढ़ाओ, डेट को कम करो, चाहे आप अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में कितने भी चेंज कर लो, उसका आपकी ओवरऑल वैल्यू ऑफ द फर्म पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इररेलिवेंट का मतलब क्या है कि अगर आप अपने डेट और इक्विटी का जो मिक्स है उसमें चाहे आप कितने भी चेंज करते रहो, उस चेंज का हमारी वैल्यू ऑफ द फर्म के ऊपर कोई इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं है। कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, ये थ्योरी क्या कहती है, उसके लिए क्या रीज़न देती है कि एनी चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी डज नॉट अफेक्ट द मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म एंड द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिमेन्स कॉन्स्टेंट, कि हमारी जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी।
इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द मेथड ऑफ फाइनेंसिंग, जो अभी भी मैंने आपको बताया कि ये थ्योरी क्या मान के चलती है, इररेलीवेंट है। इररेलीवेंट का मतलब क्या है कि अगर आप अपने डेट और इक्विटी का जो मिक्सचर है उसको चाहे आप बढ़ाओ कम करो, उसको जैसे मर्जी, मतलब क्या कर, जो मर्जी आपको करना है अपने कैपिटल स्ट्रक्चर के साथ वो आप वो मर्जी कीजिए, लेकिन उससे आपकी जो मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म है ना उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट आपका पड़ने वाला नहीं है। आपकी जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो क्या रहने वाली है, कांस्टेंट। क्या रहने वाली है वो, कांस्टेंट। अब इसके पीछे रीज़न क्या देती है ये थ्योरी, रीज़न हम समझते हैं। ये थ्योरी कहती है दिस अप्रोच एडवोकेट्स दैट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी This approach advocates, हाँ जी, assumption से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ जाते हैं हमारे यूजीसी नेट के एग्जाम में। तो ये अप्रोच क्या कहते हैं, दिस अप्रोच एडवोकेट्स दैट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्रीजेज। कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमारी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है विद द इंक्रीज इन द फाइनेंशियल लिवरेज। कि अगर हम अपने फाइनेंशियल लिवरेज को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो उसके इंक्रीज करने से हमारी जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है ड्यू टू इंक्रीज्ड रिस्क एज्यूम्ड बाय द इक्विटी शेयर होल्डर्स। क्यों होती है ऐसा, क्योंकि जो इक्विटी शेयर होल्डर है उनका जो रिस्क है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अब उनका शेयर होल्डर का रिस्क क्यों इंक्रीज होता है, ड्यू टू द यूज ऑफ मोर डेट, क्योंकि कंपनी क्या कर रही है, ज़्यादा डेट को यूज़ कर रही है। ज़्यादा डेट यूज़ करने से क्या होगा, जो इक्विटी शेयर होल्डर है उनका रिस्क बढ़ेगा। उनका रिस्क बढ़ेगा तो उसे इक्विटी शेयर होल्डर की जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी। तो इसीलिए ये अप्रोच ये कहती है टू कंपनसेट फॉर इंक्रीज रिस्क, जो ये रिस्क बढ़ा है इसको कंपनसेट करने के लिए कंपनी क्या कहती है, शेयर होल्डर्स वुड एक्सपेक्ट ए हायर रेट ऑफ रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। समझिए अब इसे अच्छे से कि ये थ्योरी हमारी क्या कहती है। ये थ्योरी कहती है कि अगर हम अपने जो डेट और इक्विटी है, कि अगर हम क्या करते हैं, डेट को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डेट को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। कि पहले हमारी क्या थी, हम 40% क्या कर रहे थे, डेट यूज़ कर रहे थे। फिर हमने डेट को बढ़ा के क्या किया, 50-50 कर दिया, ठीक है। फिर हमने उसको क्या किया, 60-40, 60% हमारी कैपिटल का क्या है, डेट यूज़ कर रहे हैं, और 40% हम क्या कर रहे हैं, इक्विटी। फिर हमने इसको बढ़ा के और क्या कर दिया, 70 और 30। तो ये थ्योरी क्या कहते हैं कि अगर हम अपनी जो डेट है उसको क्या करते रहते हैं, इंक्रीज़ करते रहते हैं। कि डेट को अगर हम ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ज़्यादा डेट यूज़ करने से जो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, जो हमारे क्या है, इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, उनका जो रिस्क है वो क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। क्या होगा, हमारा जो उनका रिस्क है वो इंक्रीज़ हो। इनकी अगर कोई भी कंपनी ज़्यादा डेट यूज़ करती है तो ज़्यादा डेट यूज़ करने से जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, उन इक्विटी शेयर होल्डर का जो रिस्क है वो बढ़ जाएगा। उनका रिस्क कैसे बढ़ेगा, क्योंकि अगर कंपनी क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा फंड क्या करेगी, थर्ड पार्टी से वो लेती है, तो कंपनी की जो अर्निंग्स है, जितनी भी अर्निंग्स है, उस अर्निंग का एक मेजर शेयर, एक मेजर हिस्सा कहाँ जाएगा, थर्ड पार्टी के पास चला जाएगा इंटरेस्ट की फॉर्म में। कि अगर कंपनी मान लो 10 पैसे 1 रुपया कमाती है, ठीक है, मान लो कंपनी क्या है 1 रुपया, फॉर एग्जाम्पल मानते कि उसने 1 रुपया कमाया, उस 1 रुपये में से क्या है 70% हमारा क्या है, डेट है, ठीक है, और 30% हमारी क्या है, इक्विटी है। हम ये मान के चलते हैं कि कंपनी क्या है, जितनी भी है कंपनी कैपिटल, उसका 70% हिस्सा डेट के पास और 30% क्या इक्विटी है। तो अगर हम ज़्यादा डेट यूज़ करें तो कंपनी की जितनी भी अर्निंग होगी, उस अर्निंग का 70% तो किसके पास जाएगा,
कि अगर कंपनी 1 रुपया भी कमा रही है तो 1 रुपये में से 70 पैसे किसके पास जाएंगे, डेट वालों को चले जाएंगे इंटरेस्ट की फॉर्म में, और बाकी की जो 30% बची है वो 30% किसके पास जाएगी, कंपनी के मालिक को, कंपनी के ओनर्स को, यानी कि जो शेयर होल्डर है उनको। तो इससे क्या होगा, उनको ये होगा कि ज़्यादा, और अगर कभी कंपनी टाइम पे जो हमारे डिबेंचर होल्डर है उनकी टाइम पे अगर पेमेंट नहीं कर पाई तो वो डिबेंचर होल्डर कंपनी के ऊपर क्या कर सकते हैं, केस कर सकते हैं, जैसा कि हमने कल पढ़ा था, राइट। तो वो कंपनी के ऊपर क्या कर सकते हैं, केस कर सकते हैं। तो इसलिए जो इक्विटी शेयर होल्डर है उनका जो रिस्क है वो क्या है, बढ़ जाता है। क्या करने से, अगर हम ज़्यादा क्वांटिटी में डेट को यूज़ करते हैं, क्योंकि ज़्यादा डेट को यूज़ करेंगे तो एक जो हमारी कंपनी की अर्निंग्स है, जो प्रॉफिट है, उसका एक ज़्यादा हिस्सा हमें क्या देना होगा, थर्ड पार्टी को देना होगा। थर्ड पार्टी को देंगे, ठीक है, जब तक कंपनी को अच्छे प्रॉफिट्स हो रहे तो दे देंगे। अगर कभी कंपनी को बाय चांस प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं तो उस केस में, और अगर उनको टाइम पे पेमेंट नहीं की गई तो वो डिबेंचर होल्डर कंपनी के ऊपर क्या कर सकते हैं, केस कर सकते हैं। इसलिए जो इक्विटी शेयर होल्डर है उनका जो रिस्क है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, अगर हम ज़्यादा डेट को यूज़ करते हैं तो। अगर कंपनी क्या करती है, ज़्यादा डेट को यूज़ करती है तो उससे इक्विटी शेयर होल्डर का जो रिस्क है वो होगा, बढ़ जाएगा। और अगर उनका रिस्क बढ़ेगा तो वो भी क्या कहेंगे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न दिए जाएं। उनकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कंपनी के लिए क्या होगी, इंक्रीज़, क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज़, क्योंकि उनका रिस्क बढ़ेगा तो वो भी क्या करेंगे, ज़्यादा रिटर्न्स डिमांड करेंगे। क्योंकि हमें जब वो ज़्यादा रिस्क क्यों, ज़्यादा प्रॉफिट या ज़्यादा रिटर्न क्यों डिमांड करेंगे, क्योंकि वो कहेंगे, उनका क्या लॉजिक रहेगा कि जब हम इतना ज़्यादा रिस्क बियर कर रहे हैं तो हमें जो रिटर्न्स है वो भी क्या होने चाहिए, ज़्यादा, क्योंकि मोर रिस्क मोर प्रॉफिट, मोर रिस्क मोर प्रॉफिट, कि हम जितना ज़्यादा रिस्क हम बियर करेंगे हमें प्रॉफिट भी उतना ही ज़्यादा होना चाहिए। इसलिए कंपनी की जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो क्या हो जाती है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ जाती है अगर हम ज़्यादा डेट यूज़ करते हैं। अगर हम क्या करते हैं, ज़्यादा डेट यूज़ करेंगे तो इक्विटी शेयर होल्डर का रिस्क बढ़ेगा। इक्विटी शेयर होल्डर का रिस्क बढ़ेगा तो उनकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ेगी तो क्या होगा, कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न इक्विटी शेयर होल्डर को देने होंगे। अगर वो उन्हें ज़्यादा इक्विटी शेयर होल्डर को रिटर्न देगी तो इससे इक्विटी शेयर होल्डर की जो कॉस्ट है वो क्या होगी, इंक्रीज़। तो जितनी हमारी डेट को ज़्यादा यूज़ करने से हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल की, अगर हम ज़्यादा डेट यूज़ कर रहे थे, उस डेट को ज़्यादा यूज़ करने से हमारी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हुई थी, उतनी ही सेम हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल इक्विटी की बढ़ जाती है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ जाती है। कि अगर हम ज़्यादा डेट यूज़ करेंगे, ज़्यादा डेट यूज़ करने से हमारी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जितनी कम हुई थी उतनी ही हमारी क्या है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ जाती है, जिससे हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो क्या रहती है, कांस्टेंट। इसमें क्या था, टू कंपनसेट फॉर द इंक्रीज्ड रिस्क, जितना रिस्क बढ़ा है उसको कंपनसेट करने के लिए जो शेयर होल्डर है वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं, हायर रेट ऑफ रिटर्न। तो हायर रेट ऑफ रिटर्न जो वो एक्सपेक्ट करेंगे हम उनको देंगे तो उनकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। यानी कि एक हाथ से, एक तरफ से तो आपने ज़्यादा डेट यूज़ किया तो उससे आपकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो क्या हो गई, कम हो गई, और दूसरी तरफ ज़्यादा डेट को यूज़ करने से जो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर है उनका रिस्क बढ़ गया, उनकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ गई, कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ गई। तो जितनी हमारी कॉस्ट ऑफ डेट कम हुई है उतनी हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यानी कि अगर आपने ज़्यादा डेट यूज़ किया तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो क्या हो गई, अगर आपने ज़्यादा डेट यूज़ किया तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ डेट है वो क्या हो गई, कम हो गई, और ज़्यादा डेट यूज़ करने से जो आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो क्या हो गई, बढ़ गई। तो ये दोनों के दोनों आपस में एक लेवल पर क्या हो जाते हैं, सेम। क्या, यानी कि जितनी आपकी कॉस्ट ऑफ डेट कम हुई है उतनी ही आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ओवरऑल जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो हमारी क्या रहती है, कांस्टेंट, जिसकी वजह से हमारी जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो क्या रहती है, हमारी सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है। यानी कि अगर आप ज़्यादा डेट यूज़ करते हो तो भी आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल सेम रहेगी, अगर आप इक्विटी ज़्यादा यूज़ करते हो तो भी आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल
कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि यहाँ पर ये थ्योरी क्या मान के चलते कि आप चाहे डेट को ज़्यादा यूज़ करो या इक्विटी को ज़्यादा यूज़ करो, आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या रहती है, सेम। तो जब ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल सेम रहेगी तो वैल्यू ऑफ द फर्म के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, तो वैल्यू ऑफ द फर्म के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट हमारा नहीं पड़ेगा, और ओवरऑल जो हमारी ओवरऑल वैल्यू ऑफ द फर्म है वो सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो आपका जो कैपिटल स्ट्रक्चर का डिसीजन है ये क्या है, इररेलेवेंट हो गया। क्या हो गया, ये इररेलेवेंट, यानी कि चाहे आप डेट को बढ़ाओ चाहे आप इक्विटी को बढ़ाओ, आपकी वैल्यू ऑफ द फर्म के ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। तो हमें ये थ्योरी हमारी क्या कहती है कि ये थ्योरी हमारी क्या है, टोटली इररेलेवेंट है। किसके लिए, कैपिटल स्ट्रक्चर के डिसीजन के लिए। तो इसमें हमारा यही है, एज सच द कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्रीजेज एज ए रिजल्ट ऑफ इंक्रीज्ड फाइनेंशियल रिस्क, वेयर एज कॉस्ट ऑफ डेट रिमेन्स कॉन्स्टेंट as the financial risk of lenders is not affected. Consequently, the overall cost of capital remains constant at all degree of financial leverage. Right students, समझ में आया कि नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच इररेलेवेंट कैसे है, क्यों समझ में आया? कमेंट करके फटाफट बताओ। नेट इनकम अप्रोच रेलिवेंट कहती है और नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच अपने आप को इररेलेवेंट कहती है। फटाफट बताओ कमेंट करके कि आपको नेट इनकम अप्रोच समझ आई और नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच भी समझ आई। अगर कोई डाउट है तो वो अभी के भी पूछ लो फटाफट। हरी अप स्टूडेंट्स, कमेंट्स करके बताओ फटाफट, कोई डाउट है नेट इनकम अप्रोच के रिगार्डिंग या नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच के रिगार्डिंग, कोई भी डाउट है अगर आपको। मोहित सिंगला, क्लियर मैम। बाकी स्टूडेंट्स फटाफट कमेंट करके बताओ, कोई भी डाउट है या आपको सब क्लियर हो गया कि नेट इनकम अप्रोच क्या कहती है और क्यों कहती है, और नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच क्या कहती है और क्यों कहती है, उनके पीछे का लॉजिक समझो। कि नेट इनकम अप्रोच तो क्या कहती है कि कॉस्ट ऑफ जो डेट है वो हमारी क्या है, चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस है, कि अगर हम ज़्यादा डेट यूज़ करेंगे तो वो चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस है। टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंस है, इंटरेस्ट हमें कम देना होता है, तो हमारी जब कॉस्ट ऑफ डेट कम होगी तो उससे ओवरऑल जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो भी क्या हो जाएगी, कम होगी। और जब हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगी तो उससे हमारा जो वैल्यू ऑफ द फर्म है वो क्या होगी, इंक्रीज होएगी, राइट। और नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच क्या कहती है कि बेशक डेट को ज़्यादा यूज़ करने से आपकी जो कॉस्ट ऑफ डेट है वो कम होगी, और कॉस्ट ऑफ डेट के कम होने से ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी एक पल के लिए कम होगी। लेकिन ज़्यादा अगर आप डेट यूज़ करोगे तो उससे जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो क्या हो जाएगी, हमारी इंक्रीज़। जो इक्विटी शेयर होल्डर का जो रिस्क है वो क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। जो इक्विटी शेयर होल्डर है उसका जो रिस्क है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्रीज होगी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्रीज होगी तो जितनी कॉस्ट हमारी डेट को यूज़ करने से कम हुई थी उतनी कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमारी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, जिससे हमारा बैलेंस बात कहाँ पर आ जाती है, वहीं पर आ जाती है कि जितनी आपकी कॉस्ट कम हुई उतनी ही आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ गई। तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो आपकी क्या रहती है, सेम रहती है। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपकी क्या रहती है, सेम रहती है। तो इसलिए कैपिटल स्ट्रक्चर जो डिसीजन है वो टोटली क्या मान के चलती है, इररेलेवेंट। कि कैपिटल स्ट्रक्चर को ज़्यादा डेट या ज़्यादा इक्विटी को यूज़ करने से हमारी वैल्यू ऑफ द फर्म पे के ऊपर कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ता है। तो चाहे आप डेट को यूज़ करो या आप इक्विटी को यूज़ करो, आपकी वैल्यू ऑफ द फर्म के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता। ये क्या कहती है, हमारी नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। तो स्टूडेंट्स आज हमने इन दो अप्रोच को डिस्कस किया। इसके रिगार्डिंग अगर आपको किसी को कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं, और अगर आपको समझ आ गया है, सब कुछ क्लियर है तो आप कमेंट करके फटाफट बताइए। और जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और अपने जितने भी आपके स्टूडेंट्स हैं, आपका फ्रेंड सर्कल है, उन सब में इस वीडियो को शेयर करो ताकि हर कोई इस वीडियो को समझ सके, कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरीज़ को समझ सके और इसके पीछे के लॉजिक को भी समझ सके कि ये थ्योरीज़
क्यों ऐसा कह रही हैं, क्योंकि बहुत सी आपने आज तक बहुत सी ऐसी वीडियोस देखी होंगी और बहुत सा आपने पढ़ा भी होगा कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज हैं क्या, ये थ्योरीज हमें क्या कहती है, लेकिन आप वो उन चीज़ों को क्या करते हो, समझते हो। लेकिन मैं आपको यहाँ पर आपका खुद आपकी जो कॉन्सेप्ट है उसको बिल्ड कर रही हूँ कि ये थ्योरीज ऐसा क्यों कह रही है, क्योंकि जब तक हमें किसी बात के पीछे का रीज़न पता नहीं होगा तब तक हमें वो चीज़ अच्छे से समझ में नहीं आती है। लेकिन जब अगर आपको किसी भी बात का, किसी भी थ्योरी के पीछे का रीज़न, लॉजिक पता है कि ये ऐसा है, इसकी वजह से ऐसा है, तो आप उस चीज़ को डेफिनेटली समझ के कॉन्सेप्ट अपनी बिल्ड करोगे और उसके रिगार्डिंग आपसे जो क्वेश्चंस है वो कैसे भी पूछे जाए आप उनको बिल्कुल सही करोगे। तो स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो वीडियो को और कमेंट करो। अकाउंट नहीं, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का टॉपिक है। आसिफ अलम, ये अकाउंट नहीं है, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट है हमारा एक सब्जेक्ट। उस सब्जेक्ट में हमारी एक चैप्टर है कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरीज को हम पढ़ रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो उसके लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और इसी तरह की और वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए टीचर्स अड्डा के शानदार प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि हम यहाँ पर आपको पढ़ना नहीं बल्कि समझना और कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना सिखाते हैं। आपकी जो कॉन्सेप्ट की फाउंडेशन है उसको हम क्या करेंगे, बनाएंगे। राइट स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।